बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रपोर्शन के रेलिवेंट एक नए कंसेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें तो कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है उसको ज़रा हम रिफ़्रेश कर लें। इससे पहले हमने प्रपोर्शन के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन, यानी अगर दो रेशो जो है वो इक्वल हो तो हम उसको प्रपोर्शन का नाम देंगे कि वो दोनों रेशो जो है वो प्रपोर्शन में है। तो ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए रेशो बी, आगे प्रपोर्शन का साइन सी रेशो डी, यानी ए और बी की रेशो और सी और डी की रेशो अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेशो जो है वो प्रपोर्शन में है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी अगर दो रेशो इक्वल हैं तो उन दोनों को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरा ये लेक्चर नहीं सुना तो इसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो इसको आप डिटेल से सुन लें ताकि आपको जो पिछला कंसेप्ट है वो क्लियर हो और अगला कंसेप्ट जो है वो आसानी से आप समझ सकें। इसके बाद एक हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है इसको हम एक्सट्रीम्स का नाम देते हैं और जो दूसरी और तीसरी मिडल टर्म्स हैं इसको हम मीन्स का नाम देते हैं। तो ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और जो मीन का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा। तो ये फार्मूला भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अलजब्रिक फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसको। इस तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए ये फार्मूला हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इसी तरह ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी हम काफ़ी जो है वो डिटेल से पहले यूज़ कर चुके हैं इसको। तो अगर प्लस इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो दोनों स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी और जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी अगर इधर प्लस है। तो इस तरह इधर माइनस है तो प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। तो बाकी साइन जो है वो स्क्वायर वाली टर्म हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट दिया है इसको याद करने के लिए। तो बेसिकली अब जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम प्रपोर्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और उसके बाद अलजब्रिक फार्मूला जो है उसका यूज़ होगा। तो इनको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाट इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल? इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी? ए बी और सी। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो अगर इस फॉर्म में ये तीनों क्वांटिटीज़ मौजूद हैं कि जो रेशो ए और बी के दरमियान है वही रेशो बी और सी के दरमियान, यानी क्वांटिटी कौन सी है? ए बी सी। तो इसकी रेशो ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की रेशो, इसी तरह सेकंड और थर्ड की रेशो अगर इक्वल है तो फिर सी क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। यानी ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो अगर इक्वल है तो सी क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। देन सी इज़ कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 और 12 हमारे पास दो नंबर्स हैं और तीसरा नंबर जो है वो 24 है। अब ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, तीन नंबर्स हैं। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान रेशो और फिर इन दोनों के दरमियान रेशो क्या है। तो 6 रेशो 12 और 12 रेशो 24। अब इसको सिंपलीफाई करें, 6 पे डिवाइड करें 1 रेशो 2 आ जाएगा, इसको 12 पे डिवाइड कर दें तो 1 रेशो 2 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो इक्वल है।
कि फ़र्स्ट टू एलिमेंट उनकी रेशो और सेकंड टू एलिमेंट जो हैं उनकी रेशो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनके दरमियान इक्वलिटी मौजूद है। अब इस सूरत में तीसरा नंबर क्या कहलाएगा? चूँकि 6 और 12 की रेशो और 12 और 24 की रेशो इक्वल है, तो 24 जो है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन का नाम देंगे। यानी जो भी तीसरी टर्म होगी, तीसरी क्वांटिटी होगी, उसको क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल, चूँकि हमने चेक किया कि इनकी रेशो जो है वो इक्वल है। तो यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे की है कि ए रेशो बी और बी रेशो सी इक्वल हो, तो फिर सी को क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम ये जो बी मिडिल टर्म है इसको हम मीन प्रोपोर्शन का नाम देंगे। तो ये हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं थर्ड प्रोपोर्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 3 क्वांटिटीज़ के लिहाज से थर्ड प्रोपोर्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं जिसमें प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट यूज़ करके हम किसी अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इसमें फ़र्स्ट पार्ट इसका 6 और 12। अब यही एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसमें 2 नंबर्स आपको 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। वो कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करें। तो जो भी आपने इसमें चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेट करेंगे। लेट सोल्यूशन इसका एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी जो हमने क्वांटिटीज़ मालूम करनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, इसको हम लेट कर लेंगे कि वो एक्स है। अब हमारे पास जो नंबर बन गए वो 6, 12 और तीसरा जो है वो एक्स है। अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वही रेशो दूसरे और तीसरे के दरमियान होगी, यानी पहली और दूसरी की रेशो और दूसरी और तीसरी की रेशो जो है वो इक्वल होगी अगर ये प्रोपोर्शन में है। तो 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स, यानी जो तीसरा नंबर है वो हमने तीसरी क्वांटिटीज़ एक्सपोज कर ली है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि पहले 2 के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो जो है वो इक्वल होती है। तो 6 रेशो 12 यानी पहले 2 के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी जो नंबर हमने फाइंड करना है, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसके दरमियान रेशो जो है वो इक्वल होगी। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आ चुकी है। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप इस टर्म को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात पिछले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि जो अननोन आपने फाइंड करना है वो देखें किस में आ रहा है। अगर वो एक्सट्रीम में आ रहा है, ये एक्सट्रीम कहलाएगी और ये मीन कहलाएगी। बेशक अपनी आसानी के लिए आप इसमें लिख भी दें एक्सट्रीम और मीन्स। तो अगर तो अननोन वैल्यू एक्सट्रीम में मौजूद है तो एक्सट्रीम वाला जो टर्म है वो पहले लिख दें और मीन वाली बाद में लिख दें। अगर एक्स जो है वो मीन में मौजूद है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख दें और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बाद में लिख दें। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करना है इज़ इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कि मीन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सट्रीम की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दी। आप देखें कि हमने एक्स फाइंड करना है, इसलिए एक्स को हमें लेफ़्ट साइड पे लाना था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले कौन सी चीज़ आपने लिखनी है। तो 12 इंटू 12 ओवर 6, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले जो नंबर इधर मल्टीप्लाई रहे इसको डिवाइड करें, इसको कैंसिल कर लें और बाद में जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करें। इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 24 निकले। अब x हमारे पास क्या था? थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हमने सपोज किया हुआ था। अब हम एंड में इसका सलूशन देंगे क्या? देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल
ये हमने सपोज किया था x और x की वैल्यू कितनी निकल आई 24। इसका मतलब ये है कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 24 है और यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था। अब मैं इसकी आपको वेरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हम पहला हमारे पास 2 नंबर दिए थे और तीसरा हमने मालूम करना था, तो तीसरा हमने मालूम कर लिया। अब देखें जो बात मैंने आपको कही कि फ़र्स्ट 2 के दरमियान रेशो और अगले 2 के दरमियान जो रेशो 2 वो जो है वो इक्वल होती है। तो अगर हमने ये नंबर जो कि अभी हमने फाइंड किया है तो 6 और 12 की रेशो और 12 और 24 की रेशो जो है वो इक्वल होती है थर्ड प्रपोर्शन की के लिहाज से, क्योंकि ये प्रपोर्शन में है ये चीज़, तो फिर इनकी रेशो जो है वो इक्वल आएगी। तो अब हमने नंबर वो फाइंड करने के बाद इसकी रेशो चेक की है तो वाकई ये इक्वल है। इसका मतलब ये हमें कन्फर्म हो गया कि 24 जो है वो इसका थर्ड प्रपोर्शन है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इसकी जो रेशो चेक करने के बाद। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड जो है वो ए माइनस बी। तो तीसरी हमने जो है वो मालूम करनी है कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होगा। अब सपोज़ कर लेते हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि एक्स आपने सपोज़ कर लेना, लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर तो जो आपको क्वांटिटीज़ दी गई हैं अगर उसमें एक्स पहले से यूज़ हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे वेरिएबल कोई और आपने चेंज कर लेना है, यानी एक्स आप लेते हैं तो एक्स क्वेश्चन में यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको इस एक्स की और जो ऑलरेडी इसमें मौजूद है उसमें जो है वो डिफरेंस नहीं मालूम हो सकेगा, तो वो आप कंफ्यूज होंगे इसमें। तो बेहतर ये है कि जो अगर तो एक्स इसमें यूज़ हो तो फिर कोई और आप अननोन जो है वो ले सकते हैं, कोई भी नाम रखा जा सकता है। तो लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल, ये हमने फाइंड कर लिया, इसको लेट कर लिया। अब अगर हम इसको तीनों को लिख दें ए माइनस बी, तो तीसरी जो टर्म है वो क्या है एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल उस सूरत में होगा जब इन दोनों के दरमियान रेशो और फिर इन दोनों के दरमियान रेशो इक्वल होगी, तो फिर ये प्रोपोर्शन में होगा। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए माइनस बी, यानी फर्स्ट और सेकंड की रेशो और उसके बाद सेकंड और थर्ड की रेशो। तो इस फॉर्म में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया आपने कि इसकी और इसकी रेशो और जो थर्ड प्रोपोर्शन आपने मालूम किया उस इसकी और उसके साथ रेशो जो है वो इक्वल होगी, तो फिर ही ये थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये एक्सट्रीम होगा और मिडल टर्म जो है वो मीन होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो x को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिए। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो x इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो रेशो का कंसेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, जो सिंप्लीफिकेशन है, वो हम अलजेब्रिक मेथड्स को यूज़ करते हुए करेंगे। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी और नीचे इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। उस फार्मूले का जो मैंने रेफरेंस दिया मैंने आपको साइड पे लिख दूँ, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व कर लिख रहे हो इसको, तो आपने जो फार्मूला यूज़ किया उसका रेफरेंस यहीं पे दिया करें आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जो भी आपने फार्मूला यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप उसका रेफरेंस भी दें, ताकि देखने वाले को आइडिया हो सके कि आपने किस फार्मूले के तहत इसको सिंप्लीफाई किया है। अब a माइनस बी और a माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगी, तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकल आई।
तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है जो हमने सपोज किया था कि थर्ड प्रोपोर्शन हमने मालूम करना है, तो उसको हमने एक्सपोज किया था, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब एंड में आपने क्या लिखना है, यही चीज़ दोबारा लिख के लेट की बजाय इसमें लिखेंगे देयरफॉर। अब आंसर आपने ऐसे देना है, देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी जो चीज़ आपने सपोज की है उसकी वैल्यू आपने एंड में देनी है, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली और यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास एक क्वांटिटी दी है और ये हमारे पास दूसरी क्वांटिटी दी है। अब हमने इसमें थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। चूँकि एक्स इसमें यूज़ नहीं होती इसलिए मैंने इसका नाम एक्स रख लिया। अब अगर ये इसका x थर्ड प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो, यानी इसकी और इसकी रेशो, और यानी पहली और दूसरी टर्म की रेशो, और फिर दूसरी और तीसरी जो हमने लेट की है तो इसकी और x की रेशो जो है वो इक्वल होगी। p माइनस क्यू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो तीसरा जो टर्म हमने सपोज की है वो x है। यानी अगर आप मैं इसको यहीं पे आपको लिख के दिखा दूँ कि फर्स्ट टू टर्म के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो जो है वो इक्वल होगी, अगर ये उस सूरत में x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म के रेफरेंस से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये हमारा एक्सट्रीम्स है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मिडल टर्म्स हैं इसको मीन्स कहते हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर, और दूसरी टर्म जो है वो ये है पी माइनस क्यू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब जस्ट हमने इस चैप्टर के लिहाज से जो रेशो का कंसेप्ट है वो यहीं तक है। अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म ऊपर वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो जाएगी, और ये डिवाइड हो रही है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यानी ये टर्म डिवाइड हो रही है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और बाकी ये दो टर्म उसी तरह मैं लिखने लगा हूँ पी माइनस क्यू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर पी माइनस क्यू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, यानी ये टर्म भी उसी तरह लिख दी और ये टर्म भी उसी तरह लिख दी, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही तो इसको यहाँ पे उलट कर दिया मैंने। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। इसमें से देख लें जो पहले ही कैंसिल अगर होते हैं कोई, तो फ़िलहाल तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमें फार्मूलेज अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे प्लस की फॉर्म में। उसके बाद ये नीचे वाली जो टर्म है इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये दो फार्मूला जो है वो यूज़ होंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, तो ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, पी प्लस क्यू, और उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये ऊपर वाली टर्म पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, और इसी तरह नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। तो पी प्लस क्यू
और p माइनस क्यू। अब इन दोनों टर्म को उसी तरह लिख दें आप, p माइनस क्यू, तो p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये टर्म भी उसी तरह लिख दें, p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इनमें से जो कैंसिल होती हैं उनको देखें, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू से कैंसिल होगी। उसके बाद p प्लस क्यू और p प्लस क्यू ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म है, तो किसी एक के साथ इसको कैंसिल कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, ये p माइनस क्यू बची है हमारे पास, p माइनस क्यू, और नीचे ये भी टर्म सब कैंसिल होगी, और ये हमारे पास टर्म बची है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है, इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब x क्या चीज़ थी, x हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है जो हमने सपोज किया था। तो अब एंड में हम आंसर देंगे, देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखें कि सिर्फ इस जो एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो हम ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो हमारे पास एक कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी अलजेब्रिक फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए, यानी ये आपका सारे का सारा बेस करता है कि आपने 9th क्लास में जो फार्मूलाज पढ़े हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वो फार्मूले आपको अच्छी तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बड़े इजीली इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ ये लेक्चर। तो इसमें हमने पढ़ा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, कि अगर तीन टर्म जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो पहली दो के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो जो है वो इक्वल हो, तो फिर तीसरी टर्म जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगी। यानी ए और बी की रेशो फिर बी और सी की रेशो इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। और ये इसकी डेफिनेशन थी। और फिर हमने जो मुख्तलिफ इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया है कि अगर आपको दो टर्म्स दिए हों तो किस तरीके से आप तीसरी टर्म जो है वो जिसको हम थर्ड प्रोपोर्शन का नाम देते हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका मेथड हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो काइंडली इसको शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।